हेलो एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का। अध्याय 8 में यह क्लास 20 है और टॉपिक है आज का कृषि मशीनीकरण। जैसे इसके टॉपिक के नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि कृषि मशीनीकरण का क्या मतलब हुआ। परंपरागत रूप से कृषि कार्य जैसे चलता था, मानव श्रम का प्रयोग किया जाता था या फिर मवेशियों के श्रम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसके जगह पर रैपिडली, पहले तो धीरे धीरे लेकिन कहीं कहीं रैपिडली भी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ जो 4 तस्वीरें बनी हुई हैं, इसी में अगर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मनुष्यों का उपयोग किया जा रहा है धान की रुपाई करने के लिए। ठीक है, पीछे बैल भी है और अन्य जानवर भी हैं, लेकिन इसी धान की रुपाई के लिए अब देखिए ये तरीका। ठीक है, तो ये मानव श्रम का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है या फिर पशुओं के श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है कृषि कार्य के लिए। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि उसी कार्य के लिए अब मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस मशीन को आपने देखा होगा, इंटरनेट वगैरह पे बहुत वायरल हो रहा था कि ये मशीन है। ठीक है, और इस मशीन में देखो ये धान के पौध लगे हुए हैं यहाँ, और ये खुद ब खुद ये आगे बढ़ते जाएगा और ये रुपाई होती चली जाएगी। ये सब भी उसी तरह से यहाँ धान की कटाई है या गेहूं की कटाई आप कर सकते हो, कटाई मनुष्य कर रहा है, उसी कार्य को अब मशीन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको कृषि मशीनीकरण कहते हैं, यानी कि कृषि कार्य में मनुष्यों और पशुओं के स्थान पर मशीनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। ठीक है, ये सिर्फ रुपाई और कटाई में ही नहीं, अन्य कार्यों में भी होता है और तेजी से ये बढ़ रहा है। कृषि मशीनीकरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कार्यों के यंत्रीकरण की एक प्रक्रिया है। मेन फोकस क्या है? उत्पादकता बढ़ाना या फिर कृषि कार्य में मानव श्रम को कम करना। ठीक है, और मानव श्रम अगर कम होगा तो इसके कई सारे फायदे भी बताए जा रहे हैं। वैसे मतलब अगर व्यावहारिक तौर पे देखा जाए तो कृषि मशीनीकरण के अपने बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन यहाँ जो चैप्टर है हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं, इसीलिए कृषि मशीनीकरण के फायदों पर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में, इस टॉपिक में हम लोग कृषि मशीनीकरण के फायदे पे ज़्यादा बात करेंगे, नुकसान पे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। लेकिन इन प्रैक्टिकल या फिर मेरा अपना जो व्यू होगा उसमें मैं मानता हूं कि जितना ज़्यादा कृषि कार्यों में मशीनीकरण का प्रयोग किया जाएगा, मानव श्रम जितना हतोत्साहित किया जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं जहां रोजगार की कमी होती चली जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर जो परंपरागत रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है यानी कृषि कार्य, उससे भी अगर रोजगार खत्म हो जाए मशीनीकरण के कारण, तो मनुष्यों को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, रोजगार के दृष्टिकोण से। अब यहाँ एक बात तो बताया जाता है कि कृषि मशीनीकरण का फायदा जो है उत्पादकता बढ़ाने में होगा और किसानों को होगा, श्रम की बचत होगी, आदि आदि आदि। लेकिन इसमें एक दो जो दूसरा एंगल है वो ये है कि जितना ज्यादा कृषि का मशीनीकरण बढ़ेगा उतना ज्यादा ये मशीन बनाने वाली जो कंपनियां उनको फायदा होगा, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। उसके अलावा जो है कृषि कार्य जब पूरी तरह से मशीनीकृत हो जाएगा तो ये भी एक तरह से जो है सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर रहेगा ही नहीं, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। इसको कंपनी फैक्ट्री बना दिए तो जो कंपनी और फैक्ट्री चलाने वाले हैं वही आगे कृषि कार्य करेंगे। तो ये भी एक पक्ष है। तो इस क्लास में हम लोग इस दूसरे वाले पक्ष जिसकी मैं बात कर रहा था उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, क्योंकि कृषि मशीनीकरण को मतलब एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से ही देखा गया, उसी दृष्टिकोण से हम भी यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, यंत्रीकरण की एक प्रक्रिया है जो कृषि कार्य परंपरागत रूप से मानव के शारीरिक श्रम या फिर बैलों के माध्यम से, घोड़ों खच्चरों के माध्यम से किया जाता था। आज मशीनों के द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। निम्नलिखित कारणों से भारत में कृषि मशीनीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मतलब कृषि मशीनीकरण क्यों, इसके पक्ष में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर जैसा लिखना है उसके अकॉर्डिंग है। इसको मेरा व्यक्तिगत मत ना माना जाए और ना ही आपको अपना व्यक्तिगत मत उसको बनाना है। एक आपको समझना है कि अच्छा ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं, जिस किताब से हम लोग कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से ये चीजें हैं। तो एग्जाम में इसी लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन इसके नेगेटिव पक्ष भी बहुत सारे होंगे। हो सकता है कि कई बार इंटरव्यू में वो कुछ जो पक्ष हैं, जो नेगेटिव पक्ष हैं, उसके बारे में आपको पूछ ले तो वहाँ बैलेंस करके एक जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए, पहली बात तो यह है कि गांव से शहरों की तरफ बढ़ते पलायन। आप जान रहे हैं कि आज हर एक गांव में, चाहे किसी भी राज्य का गांव हो, हर एक राज्य के गांव में लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरों की तरफ भागने का कई सारा कारण है। एक तो रोजगार है कि शहरों में रोजगार मिल जाएगा, अच्छा जीवन मिल जाएगा, शिक्षा चिकित्सा जैसी जो बेसिक
जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, सुविधाएं लोग आज चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुविधाएं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंगल है जिसके कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के शहरी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई उसमें पहला जो है एक प्राइम एक ऑब्जेक्टिव दिखता है लोगों को गाँव को छोड़ने का, ठीक है। तो चाहे जो भी कारण हो, उसके कारण गांव में लोग कम हो रहे हैं, मजदूरों की संख्या घटती चली जा रही है, ठीक है। तो ये कारण है, जब मजदूर घटेंगे तो उस काम को करेगा कौन? मशीन करेगा। इसके अलावा गैर कृषि कार्यों में मजदूरों की मांग बढ़ती चली जाए। जो गैर कृषि कार्य है, जो कृषि कार्य के अलावा भी, क्योंकि कृषि कार्य पहले तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि बहुत ज्यादा रोजगार को देने वाला क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हो रहे हैं, खासकर सेकेंडरी सेक्टर। इसके अलावा जो है फूड से ही रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फूड प्रोसेसिंग वाला पूरा इंडस्ट्री जो है, उसमें और भी बहुत जगह मजदूरों की मांग बढ़ती चली जा रही है। तो इस कारण से कृषि कार्य में मजदूरों की संख्या घट रही है। कृषि कार्य में मजदूरों को तुलनात्मक रूप से कम ही धन मिलता था, ठीक है, या मिलता है। दूसरे सेक्टर्स में थोड़ा ज्यादा धन मिलता है। इस लोभ में भी लोग जो है कृषि कार्य के अलावा जो दूसरे सेक्टर है वहां जा रहे हैं। अतः कृषि मशीनीकरण के लिए मजबूत आधार बनता चला जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो कृषि कार्य है, भले ये मानव के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, उत्पादन सेकंड वाले में बढ़ जाएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, बड़े बड़े हमारे रकबे हो जाएंगे, या बड़े बड़े रकबे वाले जो किसान हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन छोटे किसानों के लिए, सामान्य किसानों के लिए आप ये मान के चलो कि उनकी जो ये जमीन है यही फैक्ट्री है वास्तव में। इसमें कृषि कार्य मैं भी करने का अभ्यास कर रहा हूं और मैंने इस बात को फील किया, महसूस किया है कि अगर आपको कृषि कार्य नहीं भी आ रहा है, ठीक है, आपके पास छोटी सी भी जमीन है, तो आप बहुत कम समय में उत्पादन ले सकते हो, ठीक है। उतने समय में आप अगर चाहो कि शहर में जा करके रोजगार करके धन आपको मिले, कई बार नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपका जमीन जो है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। न सिर्फ आपकी अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, बल्कि आप जो है उन चीज़ों को मार्केट में भेज करके वहां से पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ना सिर्फ सब्जियां बल्कि सब्जी के बीज आप बेच सकते हो। इस तरह से मतलब हम जितना ज़्यादा टेक्निकल होंगे उतना ज़्यादा किसानों को फायदा है। तो किसानों के लिए जो उनका जमीन है वास्तव में उनकी फैक्ट्री है, उनको छोड़ के शहरों की तरफ भागना मूर्खता ही है। लेकिन ये टेंडेंसी बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर मशीनीकरण बढ़ेगा। दूसरी बात है कि भारतीय कृषि में वो प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में महिला कार्य शक्ति का अच्छा अनुपात है। तो श्रम दक्षता की दृष्टि से मशीन मेहनत घटाते हैं, सुरक्षा और सहूलियत बढ़ाते हैं। अतः कृषि का मशीनीकरण महिला श्रम के बल के हित में है। यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो कि अधिकतर जो है महिलाएं ही लगी हुई हैं। पहले फोटो में जो पहला फोटो है उसमें दोनों में आप देखो महिलाएं ज्यादा हैं। तो कृषि कार्य और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत सारे ऐसे इसमें महिलाओं का जो भूमिका है वो ज्यादा है। तो यहाँ अगर मशीन लग जाएंगे तो ऐसा बताया जा रहा है इस सेकेंड लाइन में कि महिला कार्यबल को फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ पूरी तरह से ये लाइन सही भी नहीं है। यहाँ देखो कि महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है या पुरुषों की संख्या, यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस कार्य में महिला सब गायब और है भी तो दो पुरुष ही हैं। तो क्या महिला कार्यबल को फायदा मिला या फिर इनको जो है सो इनका रोजगार खत्म हो गया? तो कई बार जो है सो वो तर्क तो दिया जाता है, एग्जाम में भी आप लिख देते हो, लेकिन कई बार जो उसके डीप में जो हम जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में कई बार आपको ये भी एंगल एक बार डालना पड़ सकता है, ठीक है, कि जो अति मशीनीकरण है, थोड़ा बहुत मशीनीकरण चलेगा, लेकिन अति मशीनीकरण कई बार जो है महिला कार्यबल को फायदा नहीं पहुंचाएगा, वरन महिलाओं का जो एक बहुत ही परंपरागत रोजगार का क्षेत्र है वो उनके हाथ से छिन भी जाएगा, ठीक है। इस मशीन को कौन चला रहा है जरा बताना। इस मशीन को भी हो सकता है कि कोई पुरुष ही चला रहा हो, ठीक है, महिला भी चलाने लगे, चला सकती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ 10, 20, 50 महिलाओं का रोजगार छीन करके एक ही महिला अगर चलाएगी भी तो चलाएगी, है ना। तो महिला कार्यबल को फायदा होगा, पूरी तरह से ये बात भी सही नहीं है, लेकिन एक पक्ष ये है, ठीक है। तीसरी बात है कृषि भूमि पर फसलों के जल्दी वर्तन यानी रोटेशन उसका जो है, मतलब जल्दी जल्दी नया फसल हम लगा सकते हैं कि दिशा में कृषिगत मशीनों की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा वैसे भारत में कृषि मशीनीकरण में वृद्धि आई है। तो देखो पहले मशीनीकरण कैसे हुआ था, पहले बैलों की जगह पर ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारा प्रयोग मशीनों का किया गया, लेकिन अब जो है एक मतलब एक न्यू जनरेशन ऑफ मशीन्स वो खेतों में आ रहे हैं। जैसे ये वाला मशीन अभी तक आपने नहीं देखा होगा। इसमें क्या होता है, आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सीधे सीधे ये हो रहा है कि कटाई का पूरा कार्य मशीन ही कर रहा है, और साथ ही साथ कटाई करने के बाद
जो भूसा निकलेगा वो अलग हो जाएगा, अनाज के जो दाने हैं वो अलग हो जाएगा। यही एक ही मशीन एक ही साथ ये सब काम कर रहा है, कटाई कर रहा है और भूसा निकाल और जो अनाज निकालने का काम है ये एक ही साथ कर रहा है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े मशीन अब आ रहे हैं। तो शुरुआती स्तर में छोटे स्तर के मशीन आया, अब जो मशीन है वो इस लेवल का मशीन आ रहा है। तो निश्चित तौर पे किसानों के लिए ये खतरा भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि कृषि कार्य जितना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होगा, जितना ज़्यादा उसमें पूंजी की आवश्यकता होगी, उतना ज़्यादा जो है किसानों के हित में नहीं होगा। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है, आप समझ ही रहे हैं कि उसमें अगर बहुत ज़्यादा पूंजी लगता है तो जो पूंजीपति वर्ग है वो क्यों नहीं आ जाएगा। कॉरपोरेट फार्मिंग हमने अभी पीछे पढ़ा था, या फिर जो कॉरपोरेट फार्मिंग और एक दूसरा फार्मिंग कौन सा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो ये सब हम पीछे पढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग का इसमें प्रभाव जो है बढ़ सकता है, या फिर जो बड़े बड़े किसान हैं उनको फायदा होगा, छोटे किसानों के लिए नुकसान भी हो सकता है। खैर, तो भारत में ऐसा फैक्ट बताया जा रहा है कि भारत में अभी 45% कृषि क्षेत्र में जो है मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, 45% किया जा रहा है। इसका मतलब है, एक और बात है कि देखो यहाँ जो है पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ नेगेटिव बात बताता हूँ। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा इस्तेमाल होगा एग्जाम में आप कर लेना। ठीक है, जब बड़े बड़े मशीन जब खेतों में चलते हैं तो खेतों में जो केंचुए हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। खेत जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो दब जाते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े मशीनों के कारण दबते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र जो शुद्ध वायु जहाँ है, वहाँ इतने बड़े बड़े जब मशीन चलेंगे तो ये बताइए कि वहाँ डीजल जलने से वायु प्रदूषण होगा या नहीं होगा? वायु प्रदूषण होगा। और मेरा अपना व्यक्तिगत एक अनुभव भी है, जो कृषि कार्य पे मैंने बताया कि कुछ मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ विशेष करके। तो उसमें मेरा ये मत है कि अगर मान लो कि जो फसल हैं वहाँ अगर डीजल जलता है, गंदी वहाँ का जो वातावरण है वो अगर गंदा होता है, प्रदूषित होता है, तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो फसलों पे होता है। अब उस असर को खत्म करने के लिए हमें फिर से जो है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इस तरह के केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, इवन जितना ज़्यादा खेतों में आवाज़ होगा उसका इफेक्ट जो है हमारे फसलों पे पड़ता है। ठीक है, आकाश चौरसिया करके एक युवा है मध्य प्रदेश का, तो उसने इस बात को दिखाया कि अगर खेतों में हम बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करते हैं। एक चीज़ उसने दिखाया कि केंचुओं को अगर बढ़ाना है तो उनको संगीत सुना के उसने दिखाया। ठीक है, और संगीत सुनाने के कारण केंचुओं की जो मात्रा है खेतों में, या अलग से अगर केंचुओं को उत्पन्न कर रहे हैं तो उनकी वृद्धि दर बढ़ गई। तो इतने छोटे छोटे चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे खेतों में, हमारे केंचुओं पे, हमारे पौधों आदि पे पड़ता है। ठीक है, तो मशीनों का प्रयोग कुछ लेवल पे तो ठीक है, छोटे मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बड़े मशीनों का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अपना नुकसान भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो 45% अभी किया जा रहा है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका की बात है। अब अमेरिका में ये बताया जाए कि 95% जो है वो कृषि मशीनीकरण का प्रयोग हो रहा है। मतलब वहाँ मानव श्रम या पशु श्रम जो है वो है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो वही बात फिर वही आ जाएगी कि अगर मानव श्रम है ही नहीं तो मानव श्रम को आप लगाओगे कहाँ? ठीक है, मानव श्रम को लगाएंगे कहाँ? उसके बाद जो है मानव श्रम अगर काम नहीं कर रहा है, मतलब मनुष्य अगर काम नहीं कर रहा है, शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, तो वो हजार तरह की बीमारियों का भी शिकार होगा। खासकर अमेरिका में अगर आप देखो तो अमेरिका में मूल रूप से जो लोग हैं बड़े फिट रहते थे पहले, लेकिन आप देखो तो सब बहुत मोटे मोटे हो गए हैं। ठीक है, तो ये मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापा के कारण कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, बिना मोटापे के भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उन सबका एक जो कॉमन कारण अगर है या सबसे बड़ा कारण है तो शारीरिक श्रम का न करना है। ठीक है, कृषि कार्य अगर मनुष्य खुद से करता है तो उससे उसको प्रसन्नता या हैप्पीनेस का लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि जीवंतता है खेत में आपने बीज बोया और वो बीज जो है सो फिर ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो उसमें जो जीवंतता है, उसमें जो एक वृद्धि और विकास है, वो आपको जो है कभी भी दुखी नहीं होने देता है। उसमें फिर फूल आ रहा है, फिर फल आ रहा है, धीरे धीरे वो फल बढ़ रहा है, रोज आप उसको देख रहे हो। तो कृषि कार्य अपने आप में एक वैदिक सनातन कार्य है। वैदिक सनातन का मतलब है कि ये सदा सर्वदा से होने वाला कार्य है। तो इस कार्य में लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि इससे भागना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका जैसे देशों की स्थिति देखो, पैसा वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन लोग वहाँ के बेकार हो रहे हैं। वही हाल जो है भारत जैसे देशों का भी अगर होगा तो ज़्यादा समस्या है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में तो बहुत पैसा आ रहा है, हमारे पास कहाँ से बहुत पैसा आएगा?
क्योंकि अमेरिका की कोई कंपनी अगर है भी तो वो भी देखो पूरी दुनिया में अपना व्यापार कर रही है, और वो सब व्यापार का जो लाभ है, लाभांश है एटलीस्ट, वो अमेरिका जा रहा है। अमेरिकी लोगों का जो वेल्थ का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा है ब्राज़ील में या अन्य जो विकसित आर्थिक रूप से विकसित देश हैं उनके लिए। भारत के संदर्भ में क्या होगा? अगर भारत के अधिकतर लोग बीमार पड़ जाते हैं और पैसा भी नहीं है, तब तो ये बुरी तरह से इनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक एंगल है कि बहुत ज़्यादा जो है कृषि का मशीनीकरण अगर 95% तक हो जा रहा है तो वो एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। वहाँ ब्राज़ील में आप देखो 75% वहाँ जो कृषि का मशीनीकरण हो चुका है, चीन में 57%। तो इस तरह से ठीक है, देश में इस मामले में अंतर प्रादेशिक भिन्नता भी, एक तो पूरी दुनिया का हमने प्रमुख देशों के बीच में एक तुलना कर लिया, उसके अलावा जो है अगर भारत में ही अगर हम अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर भारत अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक मशीनीकृत है। उत्तर भारत में मशीनों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का बहुत ज़्यादा प्रयोग, बड़े बड़े मशीन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पंजाब वगैरह में बहुत उपयोग। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में मशीनों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, आप अगर वहाँ गौर से देखोगे तो उन क्षेत्रों की हालत जो है ज़्यादा खराब है। आप उत्तर भारत की आर्थिक स्थिति देखो, किसानों की स्थिति देखो, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जहां अभी भी मानव श्रम खुद से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर बैलों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि वहां चूंकि खेती में कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट कम है, इसीलिए उसका जो लाभ का जो दायरा है वो ज़्यादा है। फिर शरीर स्वस्थ है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसीलिए आप देखो कि ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं ये गरीब है वास्तव में, यहाँ के किसान जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। और पंजाब वगैरह की स्थिति तो बहुत खराब है, यहाँ तो घर घर में कैंसर हो गया। कारण यही था कि बहुत ज़्यादा मशीनों पे निर्भरता, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर आदि पे निर्भरता, बहुत ज़्यादा कृषि का आधुनिकीकरण हमें हमारे नस्लों को बर्बाद कर रहा है, कृषि को भी बर्बाद कर रहा है बहुत हद तक। ठीक है, तो एक अध्ययन नाबार्ड का 2018 का है कि अनुसार देश में निम्न कृषि मशीनीकरण के कई कारण हैं, जैसे छोटे जोत आकार होने के कारण आर्थिक व्यवहार्यता की कमी, बिजली पहुंच की भिन्नता, अबीमित बाजार और जागरूकता की कमी। ये सब कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिसके कारण जो है कृषि मशीनीकरण कम है। तो कई बार तो ये कहा जा रहा है कि जागरूकता की कमी के कारण कृषि मशीनीकरण कम हो रहा है, लेकिन कृषि मशीनीकरण कम होने का भी अपना फायदा हो रहा है। ठीक है, इस एंगल को भी हमेशा लेकिन ध्यान में रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो पहला देखो कदम क्या उठाया गया, बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से। कृषि मशीनीकरण 2014-15 के प्रारंभ के उप मिशन के अंतर्गत राज्यों को इस दिशा में सहायता दी जा रही है। यानी कि कृषि मशीनीकरण का एक सब मिशन यानी उप मिशन स्टार्ट किया गया था, उसके अंतर्गत राज्यों को सहायता दी जा रही है इसके लिए। तो पहले तो कृषि मशीनीकरण को लेकर के राज्यों को सहायता, किसानों को सहायता, धीरे धीरे किसान मशीन में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उन सब चीज़ का अपना बाजार बन जाएगा। ठीक है, आज जो है जैसे मान लो ऐसे समझो कि पहले क्या जो ट्रैक्टर है उसका कोई बाजार था क्या? मतलब किसान ट्रैक्टर खरीदता था क्या? नहीं खरीदता था। क्यों खरीदे? खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज बिना ट्रैक्टर के किसान अपना खेती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो जो ट्रैक्टर का बाजार बना वो तो एक एक्स्ट्रा बाजार बन गया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। डीजल का जो बाजार बना उसकी आवश्यकता नहीं थी, उतना बड़ा बाजार बन गया। उसके कारण प्रदूषण हुआ, प्रदूषण के कारण लोग जो बीमार हुए, बीमार होने के कारण फिर जो एक मेडिकल सेक्टर का एक पूरा जो व्यापार हो गया। तो ये सब नए नए व्यापार के क्षेत्र बनते चले जा रहे हैं। अगर हम बेसिक्स पे जब तक नहीं आएंगे, मूल पे जब तक नहीं आएंगे, तो इस तरह की समस्याएं जो है बढ़ती ही चली जाएंगी। तो कृषि मशीनीकरण सरकार का एक उपक्रम है, ठीक है, अपने स्तर पे सरकार कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है, इस एंगल को भी हमेशा ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर एक क्षेत्र को कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत ले आया जाए। ठीक है, पहली बात तो जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ मशीनीकरण बढ़ा है क्या वहाँ वास्तव में संपन्नता बढ़ी है या वहाँ जो है किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। जैसे उत्तर भारत के मैदान के बारे में कहा जा रहा था कि उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, तो क्या वहाँ किसानों की स्थिति सुधरी है? इस तरह से तो एक पता चल पाएगा। फिर 10 साल 5 साल में सरकार फिर से एक डिसीजन ले कि भाई इस काम को हमने किया था और इसका ये इम्पैक्ट पड़ा, अब हमें इसमें फिर से सुधार करने की आवश्यकता है क्या। जैसे कि
ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था, हरित क्रांति की गई, हरित क्रांति का इम्पैक्ट क्या पड़ा, वास्तविक इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसके आधार पे फिर हम एक डिसीजन ले सकें ये होना चाहिए। और हरित क्रांति जैसे चीजों का अगर मान लो कि किसानों को फायदा हो रहा है तो किसानों के अलावा किनको किनको फायदा हो रहा है, क्या उनके प्रभाव में आके सरकार तो बहुत कुछ नहीं कर रही है, कुछ योजनाओं को लागू नहीं करवाया जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा, तो ये भी एक ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो इसके उप मिशन के अंतर्गत राज्यों को पहले सहायता दी जा रही है, लेकिन हमेशा नहीं दी जाएगी, बाद में निर्भरता बन जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण और प्रदर्शन, मशीनों की खरीद के लिए किसानों को सहायता देना, मशीनों को किराए पर देने के लिए केंद्रों की स्थापना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में जब किसानों के पास मशीनों की कमी होगी तो एक इस तरह का एक किराए पे देने वाला एक सेंटर बनेगा, और वो सेंटर क्या करेगा कि किसानों को इस तरह की मशीन को किराए पे देगा और वो किराया चुकाएंगे उसके बदले में। ठीक है, तो इस तरह का आगे फिर देखते हैं इसमें है। अच्छा देखो, कृषि मशीनीकरण एक अनिवार्य परिवर्तन, आपको पता होगा पीआईबी के बारे में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार का अपना एक उपक्रम होता है, एक साइट है, तो यहाँ जा करके आप कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कृषि मशीनीकरण के बारे में पूरा एक आर्टिकल छपा था, तो यहाँ मैंने क्यूआर कोड इसी आर्टिकल का लगाया है अपने मोबाइल का, आपका जो वो है जो जहाँ से पिक लेते हैं कैमरा है, तो कैमरे से इसको स्कैन करेंगे, यानी कैमरा यहाँ खोलेंगे तो खुद ब खुद आपको नीचे जो है वो एक विकल्प आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप इसकी वेबसाइट पे फिर जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, कृषि मशीनीकरण के कुछ और एंगल आपके क्लियर होंगे। बाकी यहाँ पे जो लिखा है उसको भी देख लेते हैं। हाँ, इसको कहते हैं कस्टम हायरिंग केंद्र, ये वाला जो कहा गया ना कि मशीनों को किराए पे देने के लिए केंद्र, तो उसको कहते हैं कस्टम हायरिंग केंद्र, यानी इस तरह के केंद्र बहुत सारे होंगे। इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक होगा, उच्च तकनीकी केंद्रों की स्थापना, कई सारी चीजें हैं, इन सब के लिए जो है धन जारी किया गया है। नवीनतम कृषि मशीनों को प्रोत्साहन, सरकार क्या क्या कर रही है कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो उप योजना लागू की, उप योजना के ही अंतर्गत जो नवीनतम कृषि मशीन है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आपने ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि तो सुना होगा, कुछ नए नए मशीनों के बारे में यहाँ बताया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे एक है कि लेजर लेवलर, लेजर लेवलर है, लेवलर, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा मशीन होगा, ये वाला है, एक ऐसा ये मशीन है जिसमें भूमि को समतल करने के लिए लेजर बीमों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और लगभग जो है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई नीचाई अगर है, मतलब कई बार आपको घुमाना पड़ेगा, घुमाते घुमाते क्या हो जाएगा कि जमीन समतल हो जाएगा, क्योंकि कई बार जमीन अगर समतल नहीं है तो वहां सिंचाई का और अन्य चीजों का ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उत्पादकता में फर्क पड़ सकता है। तो इसमें लेजर का प्रयोग करके, बीम का प्रयोग करके धीरे धीरे क्या किया जाएगा कि जमीन को समतल किया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ है हैप्पी सीडर, हैप्पी सीडर ये है ना, अभी तक आपने एक देखा होगा कि जो देसी तरीका होता था, जो परंपरागत तरीका होता था कि बैल से हल जोता जा रहा है और उसी में जो है एक कटोरे जैसा बना हुआ होता है, उसमें सीड डाल दिया जाता, तो धीरे धीरे खुद ब खुद सीड नीचे जाता था और एक ही साथ बिजाई भी हो गई। हाँ, यानी कि बीज को जो है डाल दिया गया खेत में। यहाँ एक अलग तरह का ये मशीन है, इसमें क्या हो रहा है कि एक ही साथ जो है ये ट्रैक्टर जुताई कर रहा है, और जुताई करने के साथ साथ ये आप देख पा रहे हो ऐसे ऐसे लाइन बना हुआ है, तो इसमें शायद इस डिब्बे में ये बीज का डिब्बा है, तो इसमें बीज रहता है और बीज धीरे धीरे क्या होता है नीचे भी जाता जा रहा है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें क्या होता है कि फिर इसको प्लेन भी साथ साथ किया जा रहा है, तो एक ही साथ जो है जुताई और उसको जो है बुआई और साथ साथ प्लेनिंग सब एक ही साथ हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये ट्रैक्टर जैसा जो है वो बाहर निकला, आपका खेत का काम पूरा खत्म। तो बड़े स्तर पे चीजों को करने के लिए ये किया जा रहा है। इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है आपको कंबाइन हार्वेस्टर है। इसमें पीछे मैंने बताया था कि इसमें एक ही साथ कटाई होती है, कटाई के साथ साथ जो है अनाज एक तरफ निकल रहा है और भूसा जो है वो एक तरफ निकलता चला जा रहा है। ठीक है, जिसको कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। इसके अलावा पावर वीडर भी है। पावर वीडर का मतलब है इसका क्या उपयोग होता है, पावर वीडर क्या करता है कि ये जो ऊपरी सतह में घास निकल आते हैं, ऊपरी सतह में घास निकल आते हैं, तो इन घासों को खत्म करने के लिए पावर वीडर है। वैसे जो नेचुरल फार्मिंग है, वो जो सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग को, तो उसमें एक बात विशेष रूप से सरकार के प्रोग्राम में नहीं, सिर्फ नेचुरल फार्मिंग के विषय में बता रहा हूँ। तो नेचुरल फार्मिंग में एक बात अब ज़्यादा निकल के आ जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो है घासों को निकालने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप जमीन के ऊपरी स्तर को बहुत ज़्यादा खोद डालते हो, बहुत ज़्यादा उससे घास निकाल डालते हो, तो
जो जमीन है वो सूर्य के रोशनी में डायरेक्ट आ पाएगा और उसका जो मॉइस्चर लेवल है, ठीक है, नमी है, उसकी जमीन की खत्म हो जाएगी। तो वहां ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होगी उस जमीन को। तो बस ये करना चाहिए कि जो खेत है, अगर मान लो कि फलों सब्जियों का है, तो उसके आसपास, जड़ के आसपास की जो जमीन है, बस उसी को खोदा जाता है। तो इतने बड़े बड़े मशीन की जब उपयोग किया जाएगा तो बड़े स्तर पर यहाँ से वहां तक वो वीडिंग करेगा, है ना। बड़े स्तर पे करेगा तो जमीन में मॉइस्चर की कमी होगी, उससे फिर सिंचाई के लिए आपको जो है फिर मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी का अपना एक लिमिटेशन भी हो जाता है, इन सब का भी अपना अपना लिमिटेशन है, लेकिन चलो ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बातें बताई गई हैं या की जा रही हैं सरकार के द्वारा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर इसको बोलते हैं, यानी नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र दिल्ली में फसलों के अवशेष को किसानों द्वारा जलाए जाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण लाने के उद्देश्य से 2 वर्षों के लिए यानी 18-20 के लिए एक विशेष केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSS इसको कहते हैं। ये सब क्या होता है ये मैंने पीछे क्लासेस में बता रखा है। तो केंद्रीय क्षेत्र योजना का प्रारंभ किया। क्या नाम है उस योजना का, समझ पा रहे हो ये बात? देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन सब जगहों में आप देखते हो खासकर दिवाली के आसपास का जो टाइम रहता है उस समय बार बार ये सवाल उठाया जाता है या बार बार ये कहा जाता है कि किसान जो अपने फसलों के अवशेष को जो जला देते हैं, उस जलाने के कारण दिल्ली वाला क्षेत्र जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह हो जाता है, कुहासा कोहरा ये सब हो जाता है ना, वायु प्रदूषित हो जाती है दिल्ली की। किसानों पे उसका दोष लगाया जाता है। किसानों का दोष कुछ स्तर पे तो है ही, क्योंकि अपने फसलों के अवशेष को जला देते हैं, पहले नहीं जलाते थे, ठीक है। पहले उसका उपयोग जो है मवेशियों के चारे के लिए कर लेते थे या अन्य उपयोग में करते थे, अन्य जगह उसका उपयोग करते थे। तो अब जो है उस अवशेष को खत्म करने के लिए, ठीक है, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्टार्ट किया गया है, 2 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। अब तो खैर पीछे का टाइम होगा, लेकिन फिर भी आप मेंशन कर सकते हो या इसी के आसपास कोई और योजना स्टार्ट की जा सकती है। क्या है? कृषि अवशेष के स्वस्थानीय मतलब इन सीटू, इनसाइट या इन सीटू भी बोलते हैं। इनसाइट का मतलब जहां का वो अवशेष है वहीं उसको क्या किया जाए, उसका प्रबंधन किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। इसके लिए कृषि मशीनीकरण प्रोत्साहन, यानी कि कृषि मशीनीकरण वहां अगर ज्यादा करेंगे तो इस तरह के जो फसल अवशेष हैं वहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह की एक योजना है। नामक इस योजना के अंतर्गत किसानों को संबंधित मशीन के खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है। जो उनका फसल अवशेष हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कोई मशीन बनाया गया होगा या बनाया जाएगा, तो उस मशीन को अगर किसान खरीदते हैं तो सब्सिडी यानी कि सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। व्यक्तिगत किसानों को 50% एवं कस्टम हायरिंग सेंटर्स यानी मशीनों को किराए पर देने संबंधी केंद्र के लिए 80% सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कृषि कार्य में बिजली की खपत एवं कृषि उत्पादों में सीधा संबंध है। तो देश में, चलो ये एक नेक्स्ट लाइन हुआ, तो कृषि कार्य में बिजली की खपत और कृषि उत्पादन में सीधा संबंध है कि जितना ज्यादा कृषि उत्पादन हो रहा है, ठीक है, अगर बिजली की खपत ज्यादा हो रही है इसका मतलब है कि कृषि उत्पादन ज्यादा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे फिर वही बात हो गई कि अगर कृषि कार्य में भी बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो वहां भी किसानों की निर्भरता आधुनिक साधनों पर बढ़ती है। वो भी अपने आप में समस्या ही है। कई बार जैसे यहाँ पानी ही निकल रहा है, ठीक है, तो कई बार चूंकि इलेक्ट्रिसिटी से निकल रहा है, ज्यादा उसमें श्रम लग नहीं रहा है, कुछ पैसा देना है, इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पानी नीचे से निकाला जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अगर कहीं कहीं घट रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है बिजली का धड़ल्ले से या अति उपयोग, जरूरत से ज्यादा उपयोग भी है। क्योंकि नेचर अपने हिसाब से काम करती है। अब अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार ज्यादा कर डालते हैं, उसका अपना नुकसान हो जाता है। तो बिजली का उपयोग भी अपने सीमित चीजों में हो, क्योंकि परंपरागत रूप से धरती से जो पानी निकाला जाता था कुआं आदि के माध्यम से, तो उसमें बहुत ज्यादा निकाल ही नहीं पाते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाते थे, तो कृषि कार्य भी हो गया और जो है ग्राउंड वाटर वो भी नहीं नीचे गया। तो इसका भी अपना एक रिलेशन तो है, लेकिन इसका अपना नुकसान भी है। तो देश में खाद्यान्नों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इनके उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कृषि कार्य में बिजली की खपत को वर्ष 2030 तक प्रति हेक्टेयर 4 किलोवाट, यानी वर्तमान में 2 किलोवाट के आसपास हो रहा है, तो उसको बढ़ा के 4 किलोवाट करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ बिजली का अगर हम ज्यादा दे देंगे तो उसमें उसका जो मिसयूज किया जा रहा है उस पर भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ट्रैक्टर एवं पावर
टिलर। पावर टिलर ये है पावर टिलर। पावर टिलर का मतलब आपने खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा, जहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं तो कुछ इस तरह के ट्रैक्टर्स लोग खरीद के लाते हैं, है ना। इसको आप देख लो कि साइज में छोटा है और एक व्यक्ति ऐसे करके इसको जो है आगे धकेलते हुए इसको कर सकता है, चला सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको पावर टिलर बोलते हैं। इसकी बिक्री के माध्यम से देश में कृषि मशीनीकरण का अंदाजा लगाया जाता है। तो ट्रैक्टर से और पावर टिलर से कृषि मशीनीकरण का अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि इन्हें इसका एक संकेत माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार इसकी सम्मिलित बिक्री 2020-21 में बढ़कर 9.88 लाख पहुंच गई है। ये भी मैंने बताया ना कि एक बहुत बड़ा एक बिजनेस सेक्टर है, जो सेक्टर पहले था ही नहीं, एकदम से नहीं था। बैल भी अगर बनना है, मतलब बैल का वो जो हल अगर बनना है तो वो भी जो गांव के लोग हैं वही बना डालते थे, है ना। तो बैल आपके गांव का, हल आपके गांव का, और आपने खेती अपने गांव में करी, सब चीज गांव में ही हो गया, है ना। तो जितना उत्पादन हुआ वो गांव के लोग आराम से उसको जो है उपयोग कर पाएंगे। कभी कोई गांव का व्यक्ति भूखा नहीं मरता था, हमेशा उत्सव मनाते रहता था। भारत में उत्सवों की इतनी जो परंपरा रही है कि बहुत सारे उत्सव रहे हैं। अब धीरे धीरे हम कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो ऑफिस जाना है, मैं कोई उत्सव नहीं मना रहा, जा रहा इधर उधर, है ना। लेकिन आप देखो तो हमारा परंपरागत भारत है। आज से लगभग जितना पीछे चलते चले जाएंगे आपको मिलेगा कि उत्सव वगैरह खूब मनाते थे लोग, और कई कई दिन तक मनाते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वास्तव में समय लोगों के पास ज़्यादा था, ठीक है, और भोजन था, हर चीज़ था। क्योंकि गांव के आधार पर एक अर्थव्यवस्था बुनी जाती थी कि हर एक गांव जो है एक आत्मनिर्भर, एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर एक व्यवस्था बने, ठीक है। एक छोटा छोटा लोकतंत्र, एक गांव एक छोटा लोकतंत्र एक वास्तव में है। तो वहां जितने चीजों की आवश्यकता है उतना लगभग उत्पादन हो ही जाता था। एक अभी गांव में मैं एक उत्तराखंड के ये गांव में मैं था, गढ़वाल के गांव में। तो वहाँ के लोगों से मैंने बात किया, पता चला एक्चुअली कि वहाँ के सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 100% जो प्रोफेशनली खेती करते थे, थोड़ा बहुत बाग बगीचा लगा रखा है, लेकिन प्रोफेशनली जो खेती करते थे 100% लोगों ने छोड़ रखा है, 100%, ठीक है। बड़े बड़े मैदान और बहुत अच्छा वो जगह है, क्योंकि पहाड़ों का क्या होता है कि ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो क्षेत्र जो था एकदम प्लेन था। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों, पहले आप लोग खेती कैसे करते थे? तो वहाँ के एक मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया कि गुरुजी यहाँ ऐसा था कि पहले बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, सब लोग खेती करते थे, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, लोगों का घर जो है धन धान्य से भरा हुआ होता था। तो मैंने कहा कि क्यों छोड़ दिए, क्या ऐसी बात हो गई कि छोड़ दिए? तो उसका भी उन्होंने कारण बताया। लेकिन एक चीज़ जो मतलब उन्होंने वही मेंशन किया कि लोग बहुत ज़्यादा खेती करते थे और हमें किसी भी चीज़ के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बस एक चीज़ था जिसके लिए हम बाहरी दुनिया पर निर्भर थे, वो था नमक। कहते थे नमक हम सिर्फ बाहर से मंगवाते थे और बाकी सभी चीज़ यहीं होता था। कपड़े के बारे में भी बोला कि कपड़ा भी कुछ बाहर के लोग दे जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से नमक, बाकी हर एक चीज़ वहीं होता था। तो जब तक जिन चीज़ों की आवश्यकता मनुष्य को है स्थानीय स्तर पे उसका उत्पादन नहीं होगा, तो बाहर पर अगर निर्भरता होगी तो कभी भी वो एक संपन्न क्षेत्र नहीं बन सकता है, ठीक है। तो संपन्न क्षेत्र बनने के लिए आवश्यक है कि हर एक चीज़ का उत्पादन वहीं हो। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि क्लास में जितनी भी बातों को हमने डिस्कस किया वो सब आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।